हम अपनी बात ये कह रहे थे कि हमारे देश में ऐसी चीजें नहीं बताई गई हैं, इसलिए पूरी यूथ जो है वो कंफ्यूज है। और इस कंफ्यूजन में जो एंटी इंडिया जिनका एजेंडा है, जो पिछले हजारों साल से भारत में गजवाए हिंद करके इसको एक खास किस्म की निजाम मुस्तफा या अल्लाह की हुकूमत स्थापित करना चाहते हैं, उन्होंने इस देश के सनातनी समाज की कमजोरियों के साथ आपके साथ घुल मिल करके आपके रियल इश्यूज से भटका दिया है। तो मैंने कहा कि 1965 में जब पाकिस्तान से वॉर हुई थी तो उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था और उस प्रधानमंत्री की हत्या कैसे हुई थी, वो सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे, अमेरिका में मौजूद थे, इंग्लैंड में मौजूद थे। लेकिन इस देश में जो सरकारें आई उन्होंने सत्ता पे बने रहने के लिए सच को बहुत गहरा छुपा दिया। लेकिन मैंने कहा कि आज के दौर में इतना इंफॉर्मेशन है कि आज यहां से बैठे बैठे हमारी टीम में एक हमारे दोस्त हैं, इज लाइक माय ब्रदर, हिज नेम इज विवेक अग्निहोत्री, यूनिवर्सिटी के हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने बाकायदा पूरी दुनिया से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एक पूरी कहानी लिखी और उसमें कुछ भी अपनी तरफ से कोई डायलॉग कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा और उस फिल्म का नाम बनाया ताशकंद फाइल, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या ताशकंद में हुई थी और उसमें भारत के घरेलू राजनीतिक लोग शामिल थे, उसमें पाकिस्तान की मदद ली गई, उसमें रशिया की मदद ली गई, तो वो हत्या हुई और वो फिल्म बनाई। उन्हीं अग्निहोत्री भाई ने ये यूथ के लिए किताब लिखी है, हु किल्ड लाल शास्त्री। अब ये किताब आज के दौर की किताब है, इसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितना झूठ बोला गया है, कितना आपको कंफ्यूजन में रखा गया है। तो ये एक किताब में आपको दिखाना चाहता था। इसी तरीके से बहुत सारे इंडिया विंस फ्रीडम, और ये भारत के अनपढ़ पहले शिक्षा मंत्री, he was uneducated man and he was first education minister of India, his name was मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उस जाहिल आदमी को आपने भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया and he was education minister from 1947 to 1958। और इन साहब ने अपने मरने से पहले 30 पन्ने लिखे और कहा कि मेरी असली किताब में जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो ये सच बोलना चाहते थे वो इसलिए सच नहीं बोले कि अगर ये सच बोल देते तो इनका जो इस्लामिक एजेंडा था वो एक्सपोज हो जाता। तो इन्होंने कहा मेरे मरने के 30 साल बाद कीजिए। तो 1988 में वो 30 पन्ने लगाए गए, 1990 में वो किताब आई और ये कंप्लीट किताब है। आज के युवाओं को ये किताब पढ़नी चाहिए। ये मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि ये किताबें वो हैं जिसे कोई ये नहीं कह सकता कि किसी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने, श्री राम सेना ने, बजरंग दल ने, आरएसएस ने छपा दिया है। क्योंकि लोग ये कहते हैं अच्छा ये तो किताबें झूठी बोलते हैं, तो हमने कहा चलो हम वही किताबें पढ़ के बता देते हैं जिन्हें आप इंटेलेक्चुअल मानते हैं, हम उन्हीं की किताबें आपके सामने रख देते तो पता चले कि कैसा है। तो एक सवाल यह है कि इस किस्म की किताबें दिखाने का, बताने का मतलब यह है कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं मेरी सारी स्टडी इन किताबों के आधार पर है। और ये किताबें किसी दक्षिणपंथी ने नहीं लिखी, किसी राइट विंगर ने नहीं लिखी, किसी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने नहीं लिखी है ये किताबें, लेकिन ये किताबें थी, लेकिन उस वक्त की सत्ताओं ने इनको छुपा दिया था। इसी तरीके से एक और एक बहुत अच्छी किताब है, इस किताब को आप देखिए। इस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। अब अगर आप गांधी एंड अनार्की की किताब के राइटर का नाम अगर जानेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सर सी शंकरन नायर। अब ये कौन साहब थे? ये 1897 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अमरावती में जब कांग्रेस का सेशन हुआ उस वक्त ये प्रेसिडेंट थे और 1908 यानी 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। आपने ये किताब लिखी है, इस किताब के पेज नंबर 132 पे, अपेंडिक्स 3 पे, एनी बेसेंट नाम की महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में, 1922 में उन्होंने जो किताब लिखी फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, उन एनी बेसेंट ने इस किताब में 132 नंबर के ऊपर जो आर्टिकल लिखा है वो देखने सुनने के लायक है। ये उनका आर्टिकल है 132 पेज के ऊपर, और इसमें वो लिखती हैं, किताब का उसका टाइटल है मलाबार एगोनी बाय एनी बेसेंट। उन्होंने लिखा है कि ये जो मोपला का नरसंहार हुआ था, मोपला केरला में एक जगह है, तो टर्की के अंदर जैसे आज वहां
काफी गड़बड़ चल रही है। आज वहां चर्चों को कन्वर्ट मस्जिद में किया जा रहा है। आपने सोफिया चर्च का नाम सुना होगा, कुछ दिन पहले उसे आपने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और यही टर्की उस जमाने वहां खिलाफत यानी कैलिफेट मूवमेंट का मतलब होता है अल्लाह की हुकूमत, यानी कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, अल्लाह यानी कुरान से, शरिया से देश चलेगा। तो भारत के जो उस वक्त के लीडर थे गांधी जी ने उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, जबकि भारत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस खिलाफत मूवमेंट का असर यह हुआ कि 21 अगस्त 1921 में हजारों लाखों हिंदुओं को तलवारों से काट के टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। 1921 की यह घटना है जिसे हम लोग मोपला नरसंहार या मोपला मैसेकर के नाम से जानते हैं। लेकिन यह आपने कभी नहीं पढ़ा, यह आपको नहीं पढ़ाया गया। इसलिए जब आपने सही पढ़ा नहीं, सही बताया नहीं गया, तो इसलिए आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इसलिए आपको अपने कल्चर के बारे में नहीं पता है, आप कंफ्यूज हैं। आपसे कहा गया कि हम गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं। ये गंगा जमुना तहजीब कब से आई, कहां से आई, कौन लाया? इसमें गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी आई भाई? ये झूठ का एक पुलंदा चलाया कि इस देश में चाहे बाबर हो, अकबर हो, औरंगजेब हो या अब्दाली हो, ये तमाम सारे लोगों ने जो भारत के मंदिरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ करके उन पे मस्जिदें बनाई, उनको किसी तरीके से जस्टिफाई किया जा सके, उनको किसी तरीके से इस समाज के अंदर एक्सेप्टेंस उनकी बनाई जा सके। इसलिए कहा कि साहब हम तो गंगा जमुना तहजीब के लोग हैं, हमेशा साथ साथ रहे। मुझे पूरे दुनिया की तारीख में कभी नहीं लगा कि कोई हिंदू और मुसलमान ने मिलकर कुछ लड़ा हो। ये झूठ फैलाया गया। और आप समझ सकते हैं, इसकी एक जिंदा मिसाल आपको देना चाहता हूं। आज के युवा हैं, गूगल पे सर्च कीजिएगा। महाराष्ट्र में अभी एक सरकार बनी है कोई 4-5 महीने पहले। ये तो आपके दौर की बात है। आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में मराठी में किताब आई है, उनकी जनरल नॉलेज की किताब निकाली है, क्योंकि वहां सरकार कौन चला रहा है ये आपको भी पता है। आप अगर एनएन वोरा कमीशन 1993 में बना था, जिसमें ये शरद पवार नाम का माफिया डॉन जो है, जिसने राजनीति की चादर ओढ़ रखी है, ये दाऊद का एजेंट है, ये दाऊद के साथ मिला हुआ है। तो भारत के फॉर्मर होम सेक्रेटरी से एक रिपोर्ट बनवाई गई कि भारत के अंदर किस तरीके का नेक्सस है। उनकी एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में बनी। उन्होंने लिखा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर और देश में कैसे अंडरवर्ल्ड का पैसा आता है, आईएसआई का पैसा आता है, और कौन कौन नेता उसके पेरोल पर है। वो कमीशन की रिपोर्ट आज तक कभी पब्लिक नहीं की गई। सर रिसेंटली केरला में भी जो गोल्ड स्मगलिंग का केस जो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनएन वोरा की वो रिपोर्ट कभी आई नहीं, इसलिए चीजें बताई नहीं गई। आज वो सरकार जो बनी है, उस सरकार में आप जैसे लोगों को इस वक्त अपने युवाओं के बीच में इस बात को उठाना चाहिए कि आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है, हर बार हम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पर और उनके पुण्यतिथि के ऊपर हमेशा जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन हमने ये पढ़ा कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुई थी जी। आप अपने पिताजी से पूछ लिए, बहन से पूछ लिए, सब यही बताएंगे, किताबों में यही लिखा है। लेकिन महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड के पैसे से एक सरकार बनी है पिछले 4-5 महीने पहले। मेरे उस सरकार की आइडियोलॉजी से और पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा शुद्ध रूप से सिर्फ ये रेफरेंस है कि आज आपके सामने आंखों में, आपकी आंखों में धूल झोंकी गई, आज आपके सामने झूठ बोला गया है। मैं तो अपने जमाने के झूठ आपको बता रहा हूं, लेकिन आज आपके सामने क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में मराठी में एक जनरल नॉलेज की किताब आई है। उस किताब में दीपक भाई क्या पढ़ाया जा रहा है? उस किताब में यह पढ़ाया जा रहा है कि सरदार भगत सिंह और सुखदेव और उनके साथ में जहां राजगुरु का नाम होना चाहिए था, उसे मिटा करके लिखा है कुर्बान हुसैन। कि कहा जा रहा है सरदार भगत सिंह, सुखदेव और कुर्बान हुसैन ने एक साथ फांसी पे चढ़े थे। अब ये आपके सामने इतना ब्लेटेंट झूठ बोल करके किताब में पढ़ाया जा रहा है। तो जब आप बड़े होंगे तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह 3 थे। ये सडनली सरकार के बदलने से इतिहास बदल गया और उसमें कोई कुर्बान हुसैन नाम का इंसर्ट कर दिया गया, तो 20 साल बाद वही सच हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज के युवा को सही
जानकारी हो। इसलिए मैं कहता हूं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट। फैक्ट कैन बी ट्रूथ बट ट्रूथ कैन नॉट बी फैक्ट। ट्रुथ जो है वो ये हो सकता है कि कोई चीज बहुत खूबसूरत है, आज मौसम बहुत अच्छा है, ये आपको लग रहा होगा, किसी एक को लग सकता है मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, तो वो ट्रुथ है, फैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए दोनों चीजों को समझिए। ऐसे ही एक किताब लिखी है, ये सब मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं, ये आज के दौर की किताबें हैं, सब डॉक्यूमेंटेड हैं। ये किसी ने अपनी कल्पना से कहानी नहीं लिखी है, सारे दुनिया भर के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लाए हैं, तब ये किताबें लिखी हैं। और उन डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये कोई डॉक्यूमेंट भारत की किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए गए हैं। अनुज धर नाम के हैं, बहुत युवा है, ही इज ए ब्रिलियंट चैप, ही इज ए नाइस गाय, ही इज ए वंडरफुल मैन, ही रिसर्च सो मच थ्रू आउट द कंट्री। वो अमेरिका गए, लंदन गए, फ्रांस गए, जापान गए, उसके बाद उन्होंने ये नेताजी के ऊपर किताब लिखी है। ये किताबें जो मैं बताता हूं का युवा पढ़ेगा, कहीं जाएगा बहकेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार इन किताबों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं। एक आपने जिक्र हमेशा सुना होगा, जब भी इस देश में वीर सावरकर का नाम आता है, कुछ लोग उनके बारे में एक झूठ फैलाते हैं, कहते हैं वीर सावरकर ने माफी मांग ली थी, अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। वीर सावरकर के बारे में सबसे ऑथेंटिक किताब है ये, जो 4 ट्रायल हुए, उन ट्रायल की पूरी कहानी है और सारा डॉक्यूमेंटेड है। इसका हिंदी अनुवाद जो है प्रभात पब्लिकेशन की, ये जो एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, बड़ा सम्मानीय पब्लिकेशन है, उन्होंने लिखा है सावरकर पर थोपे हुए 4 महाभियोग। ये किताब आप खरीदेंगे तो सावरकर के बारे में इंदिरा गांधी ने क्या कहा है, नरसिम्हा राव ने क्या कहा है, बसंत साठे ने क्या कहा है, लोहिया ने क्या कहा है, सबके कोड हैं। लेकिन राजनीतिक सुविधाओं के चलते पार्टियों ने सावरकर को, जिस आदमी ने काल कोठरी में रहा हो, जिस आदमी ने जूट में से तेल निकाला हो, वो आदमी तो गद्दार हो गया। और जो दिल्ली में बैठ करके 5 स्टार होटल की सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, सुबह उनसे पूछा जाता था कौन सा अखबार पढ़ेंगे, शाम में खाना क्या खाएंगे, वो यहां क्रांति कर रहे थे। तो क्रांतिकारियों को चोर, क्रांतिकारियों को चापलूस बताया गया और चापलूस बड़े क्रांतिकारी हो गए। इसीलिए सावरकर के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, उन लोगों ने जो सत्ता के लालची थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, उन्होंने भारत के आने वाली जनरेशनों के साथ एक ऐसा जघन अपराध किया जिससे आप अपने सच को कभी जान ही ना पाए। और अगर आप सच को नहीं जानेंगे तो आप भटकते रहेंगे। लिहाजा जब आपको अपना इतिहास सही होगा तब आपका वर्तमान ठीक होगा, और अगर वर्तमान ठीक होगा तो फिर आपका फ्यूचर का नींव ठीक रखी जाएगी। लिहाजा मैं मानता हूं कि आपका कल्चर क्या है, आपकी सभ्यता क्या है, आपका समाज क्या है, आपके सरोकार क्या है, आपकी आस्था क्या है। लिहाजा मंदिर जो है वो मस्जिद का कंटेम्पररी नहीं हो सकता। और आपके सामने एक सच बताता हूं, इस्लामिक पॉइंट से सच बताता हूं, मस्जिद इस्लाम में कोई पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद इस्लाम में कोई पवित्र स्थल नहीं है। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, वहां खाना खाने जाते हैं, लेकिन वो पवित्र जगह नहीं होती है कि वहां कोई पूजा हो रही होती है, वहां खाना बनता है। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर मस्जिद का कंसेप्ट है, लेकिन ये कहा जाए कि मस्जिद यहां बन गई है तो यहां से हटेगी नहीं। सऊदी अरब जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, जहां उनकी बेटी फातिमा थी, जहां उनके दामाद अली थे, जहां वो बर्बर जो उनका ससुर बन गया, जिसने अपनी 7 साल की बेटी को मोहम्मद साहब से शादी करी, वो अबू बकर जैसा उपद्रवी आतंकी वो भी वही था। उस सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद साहब जिस जगह बैठते थे वो मस्जिद कब की तोड़ दी गई, क्योंकि मस्जिद का कोई पवित्र स्थान नहीं है। लेकिन हमारे देश में मस्जिदों को इसलिए बनाया जा रहा है कि ये एक राजनीतिक हथकंडा है। मस्जिदें बनाओ, उसमें प्लानिंग करो, उस जमीन घेरो और इस देश की हथियार वगैरह छुपा और इस देश में कब्जा करो, डराओ। तो मस्जिदें आप जो है नाजायज जमीनों को घेर घेर के बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं। और दूसरी सच्चाई बता दूं कि इस्लामिक पॉइंट से कब्रिस्तान हराम है। इस्लाम में कब्रिस्तान का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपके यहां हजारों कब्रिस्तान बने हुए। ये इसलिए बन रहे हैं कि भारत की धरती को 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया। इट मीन्स ए लैंड ऑफ प्योर, पाकिस्तान मीन्स लैंड ऑफ प्योर। तो प्योर लोग तो चले गए थे, वहां पे पहले से थे।
अब इसको किसी तरीके से लैंड ऑफ प्योर बनाना चाहते हैं, तो जमीन नाजायज तरीके से गैर इस्लामिक, एंटी इस्लामिक कार्य करके आप कब्रिस्तान बना रहे हैं, आप मज़ारे बना रहे हैं, आप इस देश में मस्जिदें बना रहे हैं। ये दोनों तीनों चीजों का इस्लाम में कहीं जिक्र नहीं है, इस्लाम में इसके बारे में कहीं नहीं कहा गया है, लेकिन ये भारत में चल रहा है। क्या किसी ने, क्या आप पूछिए, क्या किसी ने मोहम्मद साहब की खबर देखी है कहां है? जो लोग मोहम्मद साहब को ये मानते हैं कि वो जो काबा बनाया हुआ है उसको मोहम्मद साहब ने एक बार चूम लिया था, ये मुसलमान कहते हैं, उसको चूम लिया था इसलिए उसके चारों तरफ जाते हैं। तो भाई फिर उनकी कब्र होती तो फिर तो उनकी कब्र पे पूजा होती, उनकी कब्र पे उर्स होता। फिर ये जो फ्रॉड बैठा हुआ है अजमेर शरीफ के अंदर, जिसने हजारों हिंदुओं की हत्याएं की, बलात्कारी था, जिसको आप ये अजमेर चिश्ती समझते हैं, तो फिर तो इसकी मजार से बड़ी मजार उनकी होती, फिर मुसलमान वहां जाते। तो उनकी तो कोई कब्र नहीं है, लेकिन भारत में उन मजारों को लेकर के, उन कब्रिस्तानों को लेकर के राजनीति होती है। लिहाजा ऐसी किताबों को पढ़ें जिससे आपके फैक्ट क्लियर हो जाए, फैक्ट पे आप जाएं। इसी तरीके से ये किताब है, विक्रम संपत साहब ने लिखी है, विक्रम संपत साहब की ये किताब है। इस किताब का नाम है सावरकर, इकोस फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट। 1883 से 1924 के बीच की ये किताब है, और इसके पेज नंबर 20 को जब आप पढ़ेंगे, पेज नंबर 20 पे, तो वहां ये बताया गया कि कांग्रेस का जन्म 1985 में क्यों हुआ था। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है कि भाई 1885 में कांग्रेस क्यों बनाई गई थी। कांग्रेस इसलिए, बहुत शॉर्ट में समझाना चाहता हूं कि आपको क्रक्स पॉइंट मिल जाए, आप फिर डिटेल में इन किताबों से जाकर देख सकते हैं। इसलिए कि 1857 में, 1857 में जो म्यूटनी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसे आप आजादी की पहली लड़ाई कहते हैं, उसके डर से अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय दोबारा से इकट्ठे हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ हिंसात्मक, एग्रेसिव कहीं कोई क्रांति ना हो और हजारों उसमें अंग्रेज मारे जाएंगे, क्योंकि 1857 में हुआ था ये। लिहाजा उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इटावा, उस इटावा डिस्ट्रिक्ट का एक कलेक्टर था, उस कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम। उस A.O. ह्यूम नाम के कलेक्टर ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका मकसद यह था कि हम हिंदुस्तानी जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो शाम को ड्रिंक करते हैं, जो इनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, उन लोगों का एक क्लब बनाए, और ये क्लब जब भी कहीं अंग्रेजों के खिलाफ कोई खूनी क्रांति होगी तो हम इस ग्रुप को आगे कर देंगे। तो एक तरीके से अंग्रेजों और भारत के क्रांतिकारियों के बीच में एक बफर स्टेट बनाने की कोशिश की। उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसीलिए इसमें 4-4, 5-5 अंग्रेज अध्यक्ष रहे। तो क्या आपको लगता है कि अंग्रेज अपने ही खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई कि आप हमसे लड़िए और हमें निकाल दीजिए? तो ये तो मक्कारों की, चापलूसों की, चोरों की एक संगठन बनाया जो अंग्रेजों की दलाली करें और भारत के क्रांतिकारियों को फंसा दें। तो भगत सिंह के बारे में न बोले, सावरकर के बारे में न बोले, सुभाष के बारे में न बोले, और आज तक ये होता रहा। इसलिए ये किताबें आज के युवा को पढ़नी चाहिए। पुष्पेंद्र जी, सर हाँ सर, 1 घंटे का होता है सर, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ आपको सर, ये कट हो जाएगा, 1 सेकंड सर बस। इंस्टाग्राम पे लिमिट होती है एक्चुअली 1 आवर की लाइव की, तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जी सर, फिर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भर के जरूर पूछिए। तो हम इसको लंबा नहीं चलाएंगे, 5 मिनट और करते हैं, फिर आप सवाल ले लीजिए। जी सर, मैं कट, हाँ जी